नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। देखिए, हमारे साथ दो कॉलम है। एक कॉलम में राजेश तिवारी जी हैं जो कि जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं। वहीं दूसरे कॉलम में हमारे सहयोगी पीके तिवारी हैं। आज हम चर्चा करेंगे छपरा। आप लोग भी जान रहे हैं कि छपरा किस प्रकार से दहल चुका है। आखिरकार ये छपरा का दहलने का रीजन क्या है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 7 फेजेज में जो चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का जो निर्णय लिया है, उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जब फेज पार होता है तो कहीं किसी प्रकार का अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही 5वां चरण शुरू होता है, कोई कह रहे हैं प्रशासन का फेल्यूर तो कोई कह रहे हैं सरकार का फेल्यूर। अब हम समझेंगे, हमारे साथ जदयू के नेता आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आगाज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरा सीधा सवाल है सर आपसे कि ये बताइए कि छपरा आखिर क्यों दहला। देखिए मनीष जी, हकीकत यह है कि एक साहब जाफरी का एक शेर है, तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवा क्यों लूटा, मुझे राहजनों से कोई गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल। ये सब कोई जानता है। विगत 2005 से लेकर के अब तक 18 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में एक भी जातीय दंगा, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। एक देश में एक उदाहरण है। इसके पहले किस तरह से 1990 से लेकर के 2000 तक आज तक कितनी घटनाएं घटी, मगध में क्या स्थिति था, बच्चे सबको किस तरह से, सोए हुए बच्चे सबको मार दिया जाता था, किस तरह से जंगल राज था, भ्रष्टाचार था। लेकिन आज उसको जिस तरह से दहलाने का फिर से कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह से रिपीट किया जा रहा है, और खासकर जो आप जिस छपरा की बात कर रहे हैं, जिस चुनाव के दिन की बात कर रहे हैं, ये जग जाहिर है कि वहाँ उकसाने वाला कौन था। कौन जो है दो बार, दूसरा बार जो है बूथ पर वो गया और उसके बाद उस दिन कंट्रोल हुआ, दूसरे दिन किस तरह से फिर से वो घटना घटा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इस तरह से जो जातीय दंगा फैलाने का, सांप्रदायिक दंगा फैलाने का जो भी कोशिश करेगा प्रशासन, नीतीश कुमार जी कभी भी इस पर कामयाब नहीं होंगे। राजेश जी, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने कहा कि आप लोग भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं किसने ये दंगा को फैलाने का काम किया है, तो आप ही के मुख से जानते हैं कौन सा व्यक्ति है इसका दोषी। ये कौन है? वो कौन है जो दूसरा बार गए और वहाँ का जो तो स्थानीय लोग, क्या लगता है कि प्रत्याशी का अधिकार नहीं है किसी बूथ पे जाने का? एकदम जाने का अधिकार है। तो ये तो चुनाव आयोग का दिया हुआ दिशा निर्देश है, जाने का अधिकार है। इसके लिए बजाते जो है उन लोगों को परमिशन मिलता है। लेकिन अगर आपको अधिकार है वहाँ जाने का, देखने, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि आप वहाँ जाकर के कुछ इस तरह का करें जिससे कि वहाँ के लोगों को और ज्यादा आक्रोशित होना पड़ा। क्यों? आप जितना वहाँ टीवी फुटेज जो मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इशारा किया जा रहा है वहाँ के लोग की, उनके बार बार जाने के बाद किस तरह से आक्रोशित हो रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और क्यों गया? अगर वहां था तो प्रशासन था। आपको प्रशासन पर विश्वास नहीं था, प्रशासन को फोन करते कि उसके जाकर के वो कंट्रोल करता। नहीं होता, चुनाव आयोग में उसको लिखित रूप से दिया जाता। लेकिन अगर आप किस नियत से गए हुए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और जो प्रत्याशी हैं, ये निश्चित रूप से उनका उसमें हाथ है। और प्रत्याशी का जिस तरह से उनका पूरा परिवार जो रूप में जाना जाता है, जिस जंगल राज को रिपीट करना चाहता है, चुनाव के समय जाना जाता था, किस तरह से जो है बैलेट पेपर से जिन निकलता था, किस तरह से लूट लिया जाता था। वही जब 2005 के चुनाव में जब केजे राव और टीएन शेषन के समय में जिस तरह पहला बार चुनाव टाइट हुआ, उसके बाद किस तरह से पिया बदला बिहार का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या लगता है कि इसका उस्काने का रीजन आप मानते हैं रोहिणी आचार्य की? हार का बौखलाहट। जिस तरह से पूरा सारण की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दे रहे थे, उससे हार का बौखलाहट के चलते ये स्थिति हुआ। लेकिन आरजेडी तो कह रही कि हार का बौखलाहट भाजपा में है, भाजपा के गुंडे में है। तब रोहिणी आचार्य को गाली गलौज दिया गया। रोहिणी आचार्य साफ साफ कहते हुए नजर आ रही है कि हमें धक्का भी दिया गया है। एक प्रत्याशी को धक्का देना कहाँ तक उचित है? क्या प्रत्याशी का अधिकार नहीं है कि किसी भी बूथ पे जाने का, मिलने का, अगर उसको कोई संदेह हो कि
फोकस वोटिंग पर रहा है, तो क्या जा नहीं सकता है? अब मालूम नहीं वो कहाँ से किस तरह से कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से फुटेज आ रहा है उसमें तो इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है। और रह गई बात है कि अगर प्रत्याशी को सुरक्षा मिला हुआ रहता है, भोला यादव जी थे साथ में, वो आप एमएलसी रह चुके हैं, उनको भी सुरक्षा मिला हुआ है। अगर ऐसा कोई है तो कोई तो हमको प्रमाण देखने को नहीं मिला है, फिर भी वो बोल रही हैं, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं, लेकिन प्रमाण दे देना चाहिए। तो क्या लगता है कि प्रशासन का कहीं ना कहीं फेल्यूर है? प्रशासन का इसलिए फेलियर नहीं कर सकते हैं कि ये जिस उद्देश्य के चलते वो प्रायोजित लग रहा है कि ये आप देख लीजिए कि उस दिन घटना किसी तरह से कंट्रोल हो गया। दूसरा दिन सुबह जो है एक बुजुर्ग जाते हैं चाय पीने के लिए, उसके बाद इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, फिर इधर से प्रतिशोध हो रहा है। ये उस दिन के कंट्रोल करने के बाद ये इसको जातीय रंग देने की कोशिश किया गया और इसको जो है छपरा का मैसेज पूरे देश में, बिहार से पूरे देश में फैलाने की कोशिश किया। लेकिन ये बात जान लीजिए, ये छपरा तो लालू जी की बेटी हार ही रही है, जो बड़ी बेटी हैं जी, पाटलिपुत्रा से, वो भी हार रही हैं। क्योंकि एक इतिहास है, देख लीजिए कि कोई भी एक बार चुनाव हारता है तो उसको टिकट नहीं मिलता है, दूसरा बार जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन अगर मिल भी गया दूसरा, दिशा यादव जी एक पहला कैंडिडेट है कि पहला बार हारी, दूसरा बार यानी 14 हारी, 19 हारी और 24 में भी मिल रहा है। वो जान रहे हैं कि ये अंतिम चुनाव है। तो इस तरह से पूरे षड्यंत्र के तहत पूरे किसी तरह से इसको जातीय गोलबंद किया जाए, क्योंकि उनके साथ उनके जात का और जिस तरह का उनका समीकरण टूट रहा है, ये बौखलाहट है लालू परिवार में और इसका अंजाम देने की कोशिश किया जाए। तिवारी जी, आप सहयोगी है, आप इनसे कोई सवाल आपका? आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब प्रत्याशी बूथ पर जाती है तो लोग भड़क रहे हैं, तो आखिर क्यों भड़क रहे हैं? आप चोरी कर रहे हैं और प्रत्याशी चोरी करते देख रहा है, तो भड़कना आपका लाजमी है, आप भड़केंगे। तो क्या आपका भड़कना देखकर प्रत्याशी बूथ पे जाना छोड़ दे? देखिए, अब अभी आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला है और क्या चीज से अभी मिल रहा? अभी आप बोले, हम क्या बोले हैं? हम बोले हैं कि बार बार वो क्यों जा रही थी जब लोग वहाँ भड़क रहे थे? जो सवाल उठा रहे हैं कि आपको लग रहा था कि आप जा रहा था, अब आप ये आपके आधार कौन सा है, कौन सा सोर्स है आपका जो आपको हो सकता है कि ये लूटली जा रही हो। आप एक ही एंगल से आप बोल रहे, हो सकता है ये लूटने जा रही है, वहाँ के ग्रामीण लोग विरोध कर रहे। और एक बात बताइए, अगर ऐसा था तो वहाँ उनके सपोर्टर थे कि नहीं सपोर्टर थे? आप साफ उस बूथ की स्थिति टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। 200 आदमी लाठी डंडे के साथ बूथ पे खड़े हैं और रोहिणी दूर से देख रही है और उसे बूथ पे जाने नहीं दिया जा रहा है पब्लिक के द्वारा। वो पब्लिक कौन थे? कहाँ उसको दिखा रहे हैं कि 200 आदमी लाठी डंडा लेके खड़ा था? कहाँ टीवी पढ़ते हो आप? सिंगल पीस है जो देखे हुए? आप नहीं, कोई नहीं देखा, देश के कोई लोग नहीं देखा है। तुम एक दिखा दीजिए तो एक बार भी बोलने पर तो देखा। आप दिखाइए तो कहाँ देखे? नहीं, आप चैनल पर बोल रहे हैं, आप दिखाना दीजिए किसी ने, किस न्यूज के जहाँ 200 आदमी लाठी डंडा लेके खड़ा है। साथ में वो भी चलेगा, तब तो आपको भरोसा होगा। शायद हो सकता है आप नहीं देखे होंगे। नहीं, आप हम ही नहीं देखे हैं। आप सिंगल पीस हैं जो देखे होंगे। हमारी आप अगर जो देखे हुए तो प्रमाण दिखाइए ना। हमारी आपकी हम आपको सत्यता दिखा रहे हैं कि एक भी नहीं दिखाया। आप सत्यता दिखा दीजिए, सत्यता दिखा दीजिए कि आप सत्यता दिखा दीजिए कि हाँ 200 आदमी लाठी डंडा लेकर के खड़ा था। हम आपकी जितना चैनल है सब कोई खोल के देख ले, अभी यूट्यूब पर चैनल देख ले कि हाँ सब कोई दिखा रहा है, कैसा कहीं कुछ नहीं है। ये दिखा रहा है, ये लोग बोल रहा है कि हाँ आपका ये बूथ लूटने का काम, ये ग्रामीण वहाँ के बोल रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है। अब कहाँ से आपको मिल गया है और कहाँ से आप चैनल को बोल रहे हैं, ये आपको। राजेश जी, अगला आपसे सवाल रहेगा कि किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीका से मतदान हो, क्या अपील रहेगा आपको दर्शकों से? निश्चित रूप से सरकार जो है प्रयासरत में है और आगे ये जिस तरह की घटना घटी है ये बिहार के लिए और पूरा बहुत शर्मिंदा करने वाला है। हम यही अपील करते हैं कि आप
जो भी हो, जो इसका भी मतदान है वो मतदान करें, निष्पक्ष रूप से मतदान करें। अपना अपना मत प्रकट करने का सबको का अधिकार है। एक लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सबको अधिकार बनता है कि आप जिस भी दल में विश्वास करते हैं, जिस भी दल की नीति में विश्वास करते हैं, आप बेधड़क कीजिए। लेकिन इसको जातीय उन्माद में फैलाने की जरूरत नहीं है, धार्मिक उन्माद में फैलाने की नहीं है, क्योंकि ये बिहार शांतिप्रिय प्रदेश रहा है, ये बुद्ध का धरती रहा है, महात्मा गांधी का कर्मभूमि रहा है। इसलिए इस तरह का अगर जो भी करने का कोशिश कर रहे हैं वो दिन गुजर गया है। अभी नीतीश राज चल रहा है जिसमें सुशासन की राज है और इस तरह से करने वाले को बहुत बुरा अंजाम है। आपने कहा कि सुशासन की राज है, यही सुशासन 2005 से 10 से 15 इतना टाइट था कि प्रशासन के बगैर कहा जाता था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वही प्रशासन है, आखिर कहाँ फेल्यूर मान रहे हैं छपरा की घटना? क्या प्रशासन को पता नहीं था कि इससे पहले भी बहुत सारे जातीय रंग फैल चुके हैं? चाहे अदर जिला की बात कर ले, मधेपुरा की बात कर ले या फिर दरभंगा की बात कर ले, ऐसा बहुत सारे घटना बिहार में देखने को मिला है। राजेश जी, बिहार ही नहीं, देखिए ये प्रदेश में जिस तरह के आज के डेट में ये जो 2019 में जिस तरह से राजद को 0 सीट मिला, वो फिर से जो है उसी बौखलाहट को लेकर के जो है फिर से 0 का नौबत आ रहा है और एनडीए को 40 में 40 का आ रहा है। तो इसलिए उस बौखलाहट के चलते ये लोग फिर से कुछ न कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं जिसमें ये लोग नाकाम साबित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपका जो है 5 पेज जी हो चुका, ठीक है, 6ठा पेज 25 तारीख को है और 7वां पेज 1 तारीख को है। इस दोनों पेज में जो है जो एरिया है उसको किसी तरह से ये लोग चाह रहे हैं कि फिर से अशांत करें, लेकिन इसमें सफलता उनको हासिल नहीं है। लेकिन आरोप तो आप ही लोग पे लग रहा है कि एनडीए हार रही है। आप कह रहे हैं कि हम जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 40 के 40 सीट जीतने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस बार 300 पार इंडिया अलायंस। अगर तो तेजस्वी यादव पर है तो तेजस्वी यादव किसको प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि जैसे 300 पार नहीं कहे, वो कहवे ही करेंगे। लेकिन देखिए ये लोग जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं कि हम 40 के 40 हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं, आज से कह रहे हैं, जब से चुनाव का हुआ तब से हम लोग का जो एजेंडा है पूरा देश भर में हम लोग 400 पार हो, उसके नतीजा हम लोग कहे कि हम लोग 300 पार हो चुके हैं। वो लोग 300 पार के कह रहे हैं हम लोग हो चुके हैं। और आने वाला समय में वो किस तरह से है, जिस तरह से 2019 में 0 पार थे ना, उसी तरह से फिर से 0 पार होंगे। और कांग्रेस जो 53 थी पूरे देश भर में, वो 13 आ जाए। अपने इतिहास के जो 28 दिसंबर 1885 में जो स्थापना कांग्रेस का हुआ था, उसके अपने इतिहास में सबसे न्यूनतम स्कोर पर अगर पहुंचने वाली है तो ये 2024 के इलेक्शन में। जेडीयू का कितना नंबर आप मानते हैं? जेडीयू का 16 में 16 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं, 16 में हम लोग आएंगे। आपको कोई सवाल? सवाल है तिवारी जी आपसे, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग जी ने आपके सभी सीटों पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, जिसके कारण जनता दल यू को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और सीट काफी कम गए थे। इस चुनाव में कहीं कहीं आपका कार्यकर्ता बदला लेने के ख्याल से मतदान तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, एकदम आपको अगर सूचना मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन हकीकत यही है कि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। क्योंकि नीतीश के जो सिपाही हैं, नीतीश जी के जो सिपाही हैं, नीतीश जी की जो सोच रखने वाले हैं, जो डिसीजन नीतीश कुमार जी का है वही डिसीजन पर ये चलते हैं और वो उनका डिसीजन है एनडीए गठबंधन। पूरा एनडीए गठबंधन हम लोग एकजुट है और माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी जी के संकल्पित है। और देश में जो है 2024 में नरेंद्र मोदी जी को और 25 में नीतीश कुमार जी को फिर से मंत्री चाहिए। आपने सवाल किया, एक लास्ट सवाल चलते चलते रहेगा कि नीतीश कुमार को 2025 में फिर पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। क्या लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जो 2005 में देखने को मिलता था, नीतीश कुमार का जो खौफ और नीतीश कुमार का जो भाषा पे कंट्रोल रहता था, वो कहीं न कहीं पहले के अनुपात अब गिरा है और लोकप्रियता भी उनका गिरा है। ताकि हर मंच से नीतीश कुमार को देखने को मिलता है, जब कोई पब्लिक खास करके युवा लोग कुछ बोलते हैं तो एक होता है ना कि झंझुआ के बोलना, जवाब देना। इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा जो आप कह रहे हैं ना, जब आप काम करते हैं ना, जब आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं कि और कोई बैठा हुआ अगर ऑफिस में ही बैठ करके सिर्फ रिपोर्ट बना दे कि हम ये ऐसा, और आप फील्ड में काम करके आए हैं तो आपको झुंझलाहट होगा कि नहीं होगा?
वही स्थिति है। जो आज पूरा काम करते हो, जो 18-18 घंटा काम करते हो, इतने लंबे समय तक काम करते हो, और उनको बता दिया जाए कि बीमार है, और जो अपने आप को युवा कर रहे हैं वो बेल्ट मंच से बेल्ट पर दिखा रहे हैं कि देखिए हम बेल्ट पर लगाए हुए हैं, हम व्हील चेयर पर, ऐसा स्थिति होता है कि व्हील चेयर पर चल रहे हैं, वो अपने आप को स्वस्थ बता रहे हैं। तो स्थिति यही है कि देखिए नीतीश कुमार जी काम में विश्वास करते हैं और उनका काम दिखता है। जो नीतीश कुमार जी बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, काम में विश्वास करते हैं, और उनका काम ही बोल रहा है, और बिहार की जनता उन पर आशीर्वाद बनाई हुई है। एक सवाल और रहेगा तिवारी जी आपसे कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव हर मंच से एक ही बात बोलते हैं कि हमने रोजगार दिया है बिहार में, एक बीमार मुख्यमंत्री को, एक थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ाने का काम किया है, क्या मानते हैं कि सचमुच में तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है या फिर सिर्फ नीतीश कुमार अपना? देखिए रोजगार अगर उन पर जानते हैं किस किस चीज का चल रहा है, ये तो आप ही बताइए। तेजस्वी यादव पर केस चल रहा है, और केस उसका ये है कि वो नौकरी के बदले जमीन लिखाने का। अगर इतना जमीन अगर लिखाए होते ना, अभी तक आप करोड़पति बने हैं कि नहीं बने हैं? नहीं, हम तो नहीं बने। और तेजस्वी यादव 1.5 साल की उम्र में वो करोड़पति बन गए। करोड़पति उनके पिताजी जमीन लिखा करके करोड़पति वो बन गए थे। तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। आज जो भी स्थिति है, नीतीश कुमार जी कभी भी चाहे जो भी नियम बनाए तो अपने लिए, परिवार के लिए नहीं हो, बिहार का हित है, बिहार उनका परिवार है। और लालू यादव जी लालू परिवार के लिए बिहार नहीं, परिवार ही, लालू परिवार ही उनके लिए बिहार है। स्थिति आज देखिए, 2 बेटा विधानसभा में है, 2 बेटी अब लोकसभा में पहुंच गए, दूसरा कोई उनको दिखाई नहीं दिया। वही ये लोग दिखाई कि सिंगापुर से जो बेटी रहती थी उसको बुला करके सारण में, क्या सारण की कोई वो बेटी नहीं थी? उनकी बड़ी बहू ऐश्वर्या राय वो नहीं है, वो दूसरे को मोदी जी पर करेंगे। लेकिन आज भी जो है आप चल जाइए महिला थाने में, तो आज रावड़ी देवी पर भी जो सास का बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो रोजगार दिया गया है युवाओं को, खास करके बिहार में, नीतीश जी ने दिया है या फिर तेजस्वी यादव ने दिलवाने का काम किया है? अच्छा, उनके जो मंत्री जी थे, मंत्री जी सिर्फ क्या करते थे, शिक्षा मंत्रालय छोड़ करके बाकी सब धर्म पर बोलते थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर बोलते थे, भगवान राम पर बोलते थे, शिक्षा पर कभी नहीं बोलते थे। और यही गांधी मैदान में जिस दिन पहला जिस दिन सर्टिफिकेट बंट रहा था नौकरी का, उस दिन आप याद कीजिए कि शिक्षा मंत्री आए तो एक भी वहाँ का जो टीचर थे जिनका नियुक्ति लेटर मिल रहा था, एक भी नहीं थे। और जब वही के पाठक आए तो पूरा गांधी मैदान जो है गूंज उठा था। याद है ना किस तरह से क्या है। जब ये नियम बन रहा था तो पहले बना था, जब नियुक्ति हो रहा है उस समय ये जाते ही नहीं थे मंत्रालय में, ये मंत्रालय जाते ही नहीं थे। और अगर ऐसा है तो स्वास्थ्य विभाग में ये स्वास्थ्य मंत्री थे ना, क्यों नहीं उसमें दिए? ये देखिए, ये दूसरे के काम पर जो है किस तरह से फायदा। और ऐसा था तो इसके पहले 17 में भी ये सरकार बनाए हुए थे, तेजस्वी यादव थे ना उप मुख्यमंत्री, उस समय क्यों नहीं नौकरी दे दिए? एक लास्ट सवाल आपसे चलते चलते रहेगा कि प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज इधर देखा गया है, प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज जब मंच पर से कहते हैं प्रधानमंत्री की अगर कांग्रेस की सरकार आती है, खास करके इंडिया अलायंस की सरकार आती है, हालांकि उसका नाम है इंडिया अलायंस, तो इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी बेच देगी कांग्रेस, खास करके कांग्रेस। इस पर कितना सहमत है? और एक प्रधानमंत्री के मुख से क्या ये शोभनीय बात लगता है कि जिन्होंने 2014 में ये कह के आए थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई को कमाएंगे? प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा गलत बात नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस का इतिहास रहा है रोजगार देने के लिए, चाहे बिहार से लेकर मंगलसूत्र की हम बात आपसे कर रहे हैं। मंगलसूत्र क्या गलत बोलती हैं? क्या लगता है संभव है कि बेचा जा सकता है महिलाओं का जो मंगलसूत्र है कांग्रेस की अगर सरकार आती है, या फिर डराने की कोशिश हो रहा है? कोई तरह देखिए, जो नारी शक्ति है उसको कभी भी जो हमारी एनडीए सरकार जो है कभी भी बंधन करती है, हमेशा नारी शक्ति के उत्थान के लिए। जैसे बिहार के ही देख लीजिए, बिहार में जो भी महिला बच्चियां जो हैं अगर मैट्रिक पास करती हैं तो 10,000 मिलता है, इंटर पास करती हैं तो 25,000 मिलता है, अगर ग्रेजुएशन पास करती हैं तो 50,000 मिलता है, नौकरी में उनका सुविधा है। बिहार एक पहला स्टेट है जहाँ बिहार महिला फोर्स बना,
मिलिट्री फोर्स बना। आज जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आप 33% आरक्षण मिला हुआ है। आज अगर नौकरी में महिलाओं को अगर इतना आरक्षण मिला हुआ है, आज हर एक बयान के बारे में पांच महिलाओं की बात है। प्रधानमंत्री का बयान के बारे में प्रधानमंत्री जी का बयान इस सेंस में नहीं था, वो कांग्रेस के सेंस में था। अगर कांग्रेस जिस तरह से महिलाओं के प्रति, तो क्या लगता है कि सचमुच में कांग्रेस की सरकार आती है तो सही में मंगलसूत्र बेचा जा सकता है? बेचा जा सकता है कि जो स्थिति अगर महिलाओं के प्रति उनका रहता है वो दर्शाती। एक और रहेगा, आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से खास करके लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी में नहीं जा सकते हैं? इसकी क्या गारंटी? नहीं, कोई गारंटी है? हमारा क्या गारंटी? अभी निकले हार्ट अटैक कर दे, आज तो दिख रहे हैं कोई भी, तो उसका कोई गारंटी होता है? लेकिन हकीकत ये होता है कि नीतीश कुमार जी कभी भी बिहार की जनता के साथ उनका गठबंधन होता है, बिहार की जनता के साथ कभी भी रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने खुलेआम मंच से भी बोला है। लेकिन बहुत सारे पार्टियां तो उनको नाम भी रख दिया है, पलटू नाम। अरे नाम रखने की तो किसी को भी है, और कृष्ण भगवान को रणछोड़ कहा जाता है, तो आप पूछते हैं कि नहीं कि नहीं, उनको रणछोड़ कहा जाता है। क्या कहिएगा वैसे नेताओं को जो पलटू राम नाम रखे? पलटू राम हमारे गाँव में पलटू है, तो ये पलटू राम तो खराब क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री सही में पलटू राम है? भ्रष्टाचारी होना, अपराधी होना, ये गलत चीज है। तो क्या लगता है इतना अच्छा चीज है? क्या लगता है भगवान को रणछोड़ कहा जाता है, भगवान को रणछोड़ कहा जाता है। तो क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार सही में पलटू राम है? कोई पलटू राम नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो है, अगर जिसके साथ हैं उनके साथ हैं, और नीतीश कुमार जी काम का, नीतीश कुमार जी विश्वास के साथ हैं, नीतीश कुमार का सुशासन साथ है। तो इसलिए इस तरह का जो भी लोग बोले उनका, चूंकि उनका सत्ता पलट दिए, उनको एक बार उप मुख्यमंत्री से रोड पर ला दिए, तो वो नहीं पलटू नाम कहेंगे तो क्या कहेगा? तो कहने जिसको जाता है उसको तो गुस्सा होना जायज। चलिए, एक और लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि छठा और सातवां चरण बाकी है, ऐसे में छठा और सातवां चरण का मतदाताओं से क्या अपील रहेगा आपका? ये चुनाव, ये मुखिया के चुनाव, विधानसभा के चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है देश के लिए है। जो देश हमारा भारत देश का, जो जिस तरह से मोदी जी ने 2014 से पूरे देश विश्व में जिस तरह से कीर्तिमान बनाया, जिस तरह से भारत का दबदबा पूरा देश में बढ़ा है, शान बढ़ा है, शौकत बढ़ा है। आज स्थिति ये हो गया कि पहले प्रधानमंत्री जाते थे विदेश में तो किस तरह का स्थिति रहता था, आज वहाँ के लोग वहाँ के प्रधानमंत्री अगवानी करने के लिए आगे रहते हैं। आज हमारा जो कभी हम सोचते नहीं थे कि अगर जो कभी धारा 370 खत्म होगा, कभी हम सोचते नहीं थे कि चाइना से हम आंख से आंख मिला करके बात कर सकते हैं। अगर ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को कम से कम तीसरा टर्म देना चाहिए। और बिहार में जिस तरह से हम लोग 40 में जो एक पिछला बार चुक गए थे 2019 में, इस बार 40 में 40 हम लोग को अगर जनता दे रही है तो उन्हीं के धन्यवाद। और देश में हम लोग 400 पार, 400 कन्फर्म पर जी, या फिर ढकोसला? ढकोसला इसमें क्या होता है? अरे पिछला बार 303 थे, इस बार 400। तो ये हमारे साथ थे जेडीयू के सचिव थे, प्रदेश सचिव। इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो खास करके छपरा में जो भयावह घटना हुई है उसकी निंदा करते हैं, और जो भी इसमें दोषी हैं उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इनका साफ शब्दों में ये कहना है कि रोहिणी आचार्य जो खास करके एक ही बूथ पर आखिर 2 बार क्यों गई, सवाल ये बनता है। इनका ये भी कहना है कि आखिर भीड़ को उस्काने का काम कौन किया, और खास करके दूसरा दिन ये मैटर कैसे बना लोगों के बीच में। हालांकि इनका ये साफ शब्दों में कहना है कि नीतीश कुमार का ये शासन है, कोई भी कुछ भी चाहेगा वो यहाँ नहीं कर सकता। अगर कोई चाहेगा कि प्रशासन के साथ या कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर दे तो वो दौड़ गया। मैंने कहने का मतलब इनका साफ शब्दों में लालू परिवार पे साफ साफ अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि इस बार, पिछली बार बिहार में जो 40 सीटें में से 39 सीट एनडीए जीत कर गई थी, इस बार 40 में 40 और देश में 400 पार। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक तो उस पार रहेगा खबरों का सिलसिला जारी। धन्यवाद, नमस्कार।